हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर में। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें मैंने होम साइंस के लगभग सभी सेगमेंट से टॉप 20 क्वेश्चंस को ऐड किया है, जो कि क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है, आपके पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, आपके टीजीटी के पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, यहाँ तक कि यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें भी आए हुए क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आरपीएससी के हैं और टॉप 4 जो ब्रांचेस हैं आपके आपके टेक्सटाइल के क्वेश्चंस हैं, न्यूट्रिशन के क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सबको इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। आप सभी लोग खुद से भी कमेंट में आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हाँ एक चीज और, ये सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो ना हिंदी वालों को प्रॉब्लम होने वाली है और ना ही इंग्लिश वालों को। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक कार्य क्या है। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं डाइट में, उसका मेन फंक्शन क्या होता है। तो ऑप्शन में है ए टू रिपेयर टिश्यू, ऊतकों की मरम्मत करना, टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, या टू प्रोड्यूस हार्मोन, या फिर हार्मोन का उत्पादन करना। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हार्मोन उत्पादन करना और बाकी टिश्यू रिपेयरिंग का काम, ये सब काम इसका नहीं होता। इसका सिंपल सा एक काम होता है और वो होता है क्या, ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है, सही आंसर क्या है, आंसर नंबर बी है, टू प्रोवाइड एनर्जी यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। देखिए कार्बोहाइड्रेट के कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, मेन कुछ प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, सबसे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, विच इज द कॉम्प्लेक्स और विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे सिंपल जो होता है, सरलतम जो होता है वो ग्लूकोज होता है, और सबसे कठिन जो होता है, जटिल जो होता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसे इस क्वेश्चन का सही आंसर जरूर मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्लास समझ में आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा, बाकी आप लोगों की मर्जी। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके न्यूट्रिशन के चैप्टर का। ठीक है, न्यूट्रिशन के अगर सेगमेंट की बात की जाए तो उसमें आपके विटामिन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप यहाँ पे एनालिसिस करके देखते रहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन में देखते हैं हम कौन कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है हमारा, एक मिनट मैं इसे थोड़ा चौड़ा कर देती हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन के और चौथा है हमारा नियासिन। ठीक है, सही आंसर आपको बताना है। आपसे क्वेश्चन क्या कहा है कि कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन है। प्रश्न यही पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से, कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होगा, आंसर देख लीजिए, आंसर है विटामिन के। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद होगा, WBC। WBC का मतलब वाटर बेस्ड, और बी और सी क्या है, हमारे वाटर सॉल्युबल जो होते हैं, बी और सी विटामिन होते हैं। बाकी जितने भी हैं आपके ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, तो ये सारे के सारे आपके कौन से विटामिन है, ये सारे के सारे आपके फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी 20 मिनट में से कम समय में हम इन सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल कॉजेज गोइटर, यानी कि किस खनिज की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, आपसे खनिज की कमी पूछ रहा है तो ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारा आयरन, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा है आयोडीन और चौथा है हमारा जिंक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहीं पे आपको बता देते हैं, सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, घेंघा रोग होता है। ठीक है, जो कि गले में थायराइड ग्रंथि से संबंधित एक रोग होता है। देखिए सही आंसर क्या है आपका, आयोडीन। इसमें आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, बाकी आप लोग खुद से भी आंसर करने की कोशिश जरूर करिएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है, अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कि एक संतुलित आहार में किन किन चीजों का संयोजन जो होता है वो शामिल होता है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें जो होती हैं वो हमारी बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस आपके, ओनली प्रोटीन होना चाहिए, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट विटामिन और मिनरल्स ये सभी होने चाहिए, या फिर लास्ट ऑप्शन है आपका
विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए सिर्फ। तो देखिए आंसर दिख गया आपको, सही आंसर क्या है, आंसर नंबर सी जो है आपका सही है। हमारा जो भी डाइट होता है, एक जो हेल्दी डाइट या हेल्दी प्लेट होती है हमारे बैलेंस डाइट की, उसमें हमें प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जा करके हमारा डाइट जो होता है वो बैलेंस डाइट कहलाता है। ठीक है, सिर्फ एक चीज की वजह से डाइट कभी भी बैलेंस्ड नहीं होगा। चलिए इसका आंसर भी देख लीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर सी है, शायद आप लोगों को पहले ही दिख गया था, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फूड बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि भोजन को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जब हमारा शरीर के पार्ट्स उनको सरल पदार्थों के रूप में तोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस क्या है आपके, ऑप्शंस है पहला अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, दूसरा है मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय, तीसरा है डाइजेशन और चौथा है एसिमिलेशन। ठीक है, इन चारों ही प्रोसेस को आप देखिए तो आप ये चारों के चारों प्रोसेस आपके पाचन संस्थान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लेकिन सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, क्योंकि तोड़ने की बात कर रहा है, ब्रेक डाउन होने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अवशोषण की, तो अवशोषण जो होता है आपको पता होगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि आपकी छोटी आंत में होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय, पाचन, ये सारे हमारे स्टमक की चीजें हैं, और आत्मसातीकरण जो होता है ये हमारे ब्लड में होता है, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जो भी हमारे डाइट का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, न्यूट्रिशन के टोटल 5 स्टेप्स आते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होता है हमारा, फर्स्ट जो होता है उसमें होता है इंजेशन, इंजेशन। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है हमारा इंजेशन। ठीक है, इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण, यानी कि खुद के भोजन, मुंह के द्वारा भोजन को अंदर लेना। डाइजेशन का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यानी कि जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड है हमारा उसका सिंपलर फॉर्म में टूटना। आत्मसातीकरण का मतलब होता है क्या, ब्लड के द्वारा ब्लड में हमारा जो भी न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हुआ है वो मिलना, और अवशोषण का मतलब कि हमारी छोटी आंत के द्वारा अवशोषित करना। तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, द सेकेंड स्टेज इज डाइजेशन, third is absorption, four is assimilation, and the fifth is excretion, एक्सक्रीशन और इजेक्शन, जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा इसके साथ ही साथ में। तो आइए सही आंसर पे भी एक बार नजर दौड़ा लेते हैं, सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके थे न्यूट्रिशन के सेगमेंट से। अब यहाँ से 6वें क्वेश्चन से हम आ जाते हैं टेक्सटाइल पे। ये क्वेश्चन आपके टेक्सटाइल का है, विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो किस फाइबर को हम कृत्रिम रेशम के रूप में जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा फाइबर है जो हमारा कृत्रिम रेशम कहलाता है। ऑप्शन है आपके पास कॉटन, जूट, रेयन या वूल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा रेयन। ठीक है, रेयन इज द राइट आंसर, क्योंकि रेयन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिल्क के जैसा चमकदार होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, इसको कभी डिटेल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इज, यानी कि सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर कौन सा है, सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है। तो कॉटन होगा, सिल्क होगा, वुल होगा या फिर जूट होगा। सही आंसर आपको बताना है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बस आ ही गया, सिल्क। ठीक है, सिल्क इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर, सबसे मजबूत अगर कोई फाइबर होता है तो वो होता है हमारा सिल्क। अच्छा, अगर मैं इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछूं सेम ऑप्शन के साथ, तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ इन्हीं ऑप्शन के साथ कि निम्न में से कौन सा फिलामेंट फाइबर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिलामेंट फाइबर, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, कॉटन, जूट, रेयन या वूल। ठीक है, आपको यहाँ पे सही आंसर लगाना है, एक मिनट ये ऑप्शन चेंज हो गए हैं, बी, हाँ, कॉटन, सिल्क, वुल और जूट। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, फिलामेंट की बात कर रहा है। देखिए फाइबर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे छोटे फाइबर, एक होते हैं हमारे लंबे फाइबर। तो जो छोटे फाइबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्टेपल फाइबर्स। ठीक है, जो सेंटीमीटर्स में होते हैं, जैसे कि कॉटन का होता है। ठीक है, कुछ मात्रा में वूल भी होता है, जूट भी क्या होते हैं, कुछ इंच तक होते हैं। तो ये सारे के सारे स्टेपल फाइबर है। सिल्क इज द फिलामेंटियस फाइबर, यानी कि इसको हम फिलामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप फिर से लिख लें,
फिलामेंट। तो फाइबर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फाइबर्स के बारे में बेसिक एकदम मैं आपको इसमें मेंशन कर दूंगी, आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा उसमें, अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारा सबसे मजबूत फाइबर भी सिल्क होता है, और सबसे ज्यादा मतलब सबसे फिलामेंटियस यानी कि लंबा धागा जो होता है, लंबा यार्न जो होता है वो हमारा क्या होता है, रेशम होता है, ठीक है। चलिए 7 क्वेश्चन हुआ हमारा, हम टाइम आई थिंक ज्यादा हम ले रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग अपने क्वेश्चंस को करते रहेंगे जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइजिंग इन टेक्सटाइल्स, ठीक है। आपको बताना है कि साइजिंग, साइजिंग क्या है, एक परिसज्जा है, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है बताना है। टू ऐड कलर, टू इंक्रीज सॉफ्टनेस यानी कि वस्त्रों पे रंग को लगाना या रंग जोड़ना, नरमी बनाना, कपड़े को नरम बनाना, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन, टू प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस एंड स्ट्रेंथ, और द लास्ट इज टू मेक द फैब्रिक वाटर प्रूफ यानी कि कपड़े को ऐसा बनाना कि उसमें वाटर जो है वो स्टोर ना हो सके, अब्जॉर्ब ना हो सके। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपका जो साइजिंग परिसज्जा होती है वो कपड़ों को एक चिकनी सतह देता है और कपड़ों को शक्ति प्रदान करता है। साइजिंग होता क्या है, जो कपड़ों की सतह पे छोटे छोटे रोए उभरते हैं उनको जलाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम साइजिंग कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए 9th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फाइबर्स इनटू यार्न इज कॉल्ड, रेशों को सूत में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो रेशों को सूत में बदलने की प्रक्रिया को क्या हम वीविंग कहेंगे, या फिर नीटिंग कहेंगे, ठीक है, या फिर हम इसको एक मिनट, या फिर स्पिनिंग कहेंगे, या फिर फिनिशिंग कहेंगे। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, वीविंग, नीटिंग, स्पिनिंग और फिनिशिंग। तो चलिए सही आंसर देखते हैं, सही आंसर क्या है हमारा, स्पिनिंग, ठीक है। स्पिनिंग क्या है, स्पिनिंग इज द राइट आंसर। हम जो प्रक्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया, जो कपड़ों को हम कन्वर्ट करते हैं, फाइबर्स को मतलब रेशों को सूत में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पिनिंग कहते हैं यानी कि कताई कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा रेशा होता है, रेशा से फिर धागा या फिर यान बनता है, यान से हमारे कपड़े बनते हैं जिन्हें हम ग्रे गुड्स कहते हैं, जो अभी पहनने योग्य नहीं होते हैं, फिर वो पहनने योग्य यानी कि परिधान बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। अब आपको बताना निम्न में से कौन सा है जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो लीनन, नायलॉन, सिल्क या हेम्प, कौन सा होगा हमारा सिंथेटिक फाइबर। देखिए लीनन की बात कर रहा है, नायलॉन की बात कर रहा है, सिल्क और हेम्प की। तो आपको इतना पता है कि लीनन जो होता है और हमारा कॉटन, ये लगभग लगभग एक ही से मिलते हैं, लुगदी से बनते हैं। सिल्क जो है हमारा नेचुरल फाइबर है, हेम्प भी क्या है हमारा नेचुरल फाइबर है, ठीक है। ये सारे के सारे, लीनन फ्लैक्स से बनता है, एक मिनट, लीनन जो है वो फ्लैक्स के तने से बनता है। तो ये तीनों के तीनों जो है हमारे क्या है, नेचुरल फाइबर्स है, यानी कि प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक है। ये हमारे प्राकृतिक रेशे, सिर्फ एक नायलॉन जो है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक सिंथेटिक फाइबर है। इसे मैनमेड फाइबर भी कहा जाता है, ठीक है, कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू 2 years इज नोन एज, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था के लिए अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बचपन कहते हैं, इन्फेंसी यानी कि शिशुकाल कहते हैं, अडोसेंस यानी कि किशोरावस्था, या टॉडलर बाल्यावस्था। आपको बताना है कि हम क्या कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका इन्फेंसी। 0 से 2 तक लेकर के जो उम्र होती है, जो अवस्था होती है, उसे हम शिशुकाल कहते हैं, ठीक है। और जो हमारा 2 के बाद से लेकर के लगभग 5 साल तक होता है वो हमारा होता है अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन। बाल्यावस्था हमारी 5 से लेकर के, कई लोगों ने 10 साल भी कहा है, कई लोगों ने 12 साल का है, तो ये हमारी टॉडलरहुड होती है यानी कि बाल्यावस्था। इसके बाद की अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। ये सारे आपके स्टेजेस हैं, कौन से, चाइल्ड डेवलपमेंट के, माइलस्टोन्स के। और ये अब हमने 5 टेक्सटाइल के किए थे, ये वाला क्वेश्चन हमारा सीडी से रिलेटेड है। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इन क्वेश्चन का आंसर कर ले जा रहे हैं तो यानी कि आपकी तैयारी जो है वो ठीक ठाक है, अच्छी है। चलिए अगला क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आप ये मत समझिए कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं क्योंकि इतना इजी पूछ रहा है। तो बच्चों कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत ऊपर ऊपर बहुत डीप डीप में जाकर के पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत डीप का कई परीक्षाओं में नहीं पूछता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन टफ ही बने, कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक से बहुत ईजी से बनते हैं, और क्या होता है उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आप उन पे भी फोकस करो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है। और अगर आपने डीप स्टडी की है तो आप बेसिक क्वेश्चंस को आराम से समझ सकते हो।
तो ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए 12वां नंबर, हु गेव द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही उम्दा किस्म का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बहुत सारी परीक्षाओं में पूछता है। तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, बीएफ स्किनर ने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, या एरिक एरिक्सन ने दिया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएंगे आपके जीन पियाजे जी। ठीक है, जीन पियाजे जी ने क्या किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी थी। अब यहाँ पे आपसे और भी कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं, आप इस यहीं से 3 कॉन्सेप्ट और समझ पाओगे कि आपके सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थियरी दी थी। तो साइको एनालिटिकल और साइको सेक्सुअल थियरी सिगमंड फ्राइड ने दी थी, इसमें इड ईगो और सुपर ईगो की बात इन्होंने साइको एनालिटिकल में की थी, और साइकोसेक्सुअल में ओरल स्टेज, एनल स्टेज, ये सारे स्टेजेस के 5 स्टेजेस की बात की थी। बीएफ स्किनर की बिहेवियरल थियरी हम जानते हैं, ठीक है, बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म का थियरी दिया था। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी दी है, और एरिक एरिक्सन ने किसकी थियरी दी थी, इन्होंने साइको सोशल, ठीक है, मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, जिसमें इन्होंने 8 स्टेजेस बताए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13वां नंबर, द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी की जो बेसिक यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई यानी कि मूल इकाई जो होती है समाज की, वो क्या कहलाती है। एक समूह कहलाती है, एक परिवार होती है, एक समुदाय होती है, या एक व्यक्ति होता है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर भी देख लेते हैं क्या है इसका। तो सही आंसर क्या है आपका, अ फैमिली। किसी भी सोसाइटी की सबसे बेसिक जो हमारी बेसिक यूनिट होती है, वो हमारी होती है फैमिली, क्योंकि फैमिली से ही हमारा क्या बनता है, परिवार से ही हमारा समाज समुदाय बनता है, समुदाय से समाज बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन, द स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि यौवन की अवस्था की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तेजी से शारीरिक विकास होना, स्लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, धीमा संज्ञानात्मक विकास होना, इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता का आना, डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन, कम सामाजिक संपर्क। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए ऑप्शन फिजिकल ग्रोथ की बात कर रहा है, तो ये सही है क्योंकि फिजिकल ग्रोथ तो होता है। दूसरा ऑप्शन आपसे कह रहा है कि स्लो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इस समय पे क्या होता है, थोड़ा सा तेज होता है, ऊपर की तरफ जाता है, तीव्र गति में होता है। इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं, इस स्टेज में, इस एज में इमोशनल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो बी और सी ऑप्शन आपके कट जाएंगे। डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन, तो सोशल इंटरेक्शन की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ना कि डिक्रीज होती है। ठीक है, तो रैपिड फिजिकल ग्रोथ क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आंसर भी देख लेते हैं, हमारा आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, आंसर नंबर ए, रैपिड फिजिकल ग्रोथ, तेजी से शारीरिक विकास होना। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 15वां नंबर, द प्रोसेस the process of transmitting cultural values and beliefs from one generation to another is called, यानी कि सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है आपका, एक तो है सोशलाइजेशन, एक्यूलरेशन, ठीक है, इनकल्चरेशन, सॉरी एक्कल्चरेशन, इनकल्चरेशन और एसिमिलेशन, यानी कि समाजीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, समावेशन और आत्मसातीकरण। ठीक है, जबान फिसल गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, सबसे होता है। चलिए अब इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। तो सही आंसर क्या होगा आपका, सोशलाइजेशन, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं, सही आंसर है ए, जब भी हम किसी वैल्यूज को, अपने विश्वास को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचारित करते हैं तो उसे हम सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, बस 2 मिनट में और आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 मिनट के पहले ही। द 5 WS ऑफ कम्युनिकेशन आर, संचार के 5 W क्या होते हैं। ठीक है, संचार के 5 W क्या है, ये एक थियरी है, आपको कमेंट में बताना है कि ये 16 नंबर के क्वेश्चन की थियरी किसकी दी हुई है। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ, बर्लो की थियरी है, डेविड बर्लो की थियरी है, या फिर आपके लॉसवेल की थियरी है, या अरस्तु की थियरी है। ठीक है, आपको इन तीनों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी थियरी होगी। चलिए ऑप्शंस देख लीजिए, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, कौन, क्या, कब, कहा और क्यों। बी ऑप्शन है व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, यानी कि बातें सब एक ही हैं, आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस बताना है। द 5 W यानी कि कौन, क्या, कब, कहाँ, क्यों होगा, या फिर क्यों, क्या, कहाँ, कब, कौन होगा, या क्या, कहाँ, कब, कौन, क्यों होगा, या फिर कब, क्या, क्यों, कहाँ, कौन होगा।
ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस चलता है जो एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक, दूसरे रिसीवर तक, एक सेंडर होता है जो रिसीवर तक अपने संदेश को भेजता है, तो उसके स्टेप्स होते हैं और ये थियरी दी हुई है, ये कम्युनिकेशन की थियरी है। आपको सही आंसर बताना है, तो देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है, जहां पर हम पहले क्या देखेंगे कि हु यानी कि मैसेज कौन भेज रहा है, दूसरा देखेंगे व्हाट यानी कि मैसेज है क्या, संदेश क्या है, ठीक है, व्हेन कब भेजा जा रहा है मैसेज को, ठीक, फिर वेयर कहाँ भेजा जा रहा है, और रीजन क्या है क्यों भेजा जा रहा है। तो हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा, ठीक है, विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है पूछ रहा है। तो लर्निंग बाय डूइंग, द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ कंपल्शन, द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए द लर्निंग बाय डूइंग, तो ये तो थियरी इसकी होती है इसलिए नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, तो बिल्कुल सहयोग का सिद्धांत, प्रसार शिक्षा पूरी तरह से आपके सीख करके सीखने पे और पूरी तरह से सहयोग पर ही चलता है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ कंपल्शन, हाँ ये सही बात है कि इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, इसमें बाध्यता का सिद्धांत नहीं चलता है, इसलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि यहाँ पूछता कि कौन से सिद्धांत हैं, तो आपके बाकी तीनों ऑप्शंस हो जाते और ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रसार शिक्षा का ही, हमने देखिए 4 सेगमेंट को यहाँ पे कवर अप किया है, हमारा न्यूट्रिशन पहले हुआ, फिर टेक्सटाइल हुआ, फिर सीडी, और ये हमारा प्रसार शिक्षा। अगली बार मैं मैनेजमेंट के भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी। देखिए द मैनेजमेंट प्रोसेस, देखिए इसमें भी कुछ मैनेजमेंट के क्वेश्चंस हैं। द मैनेजमेंट प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स, प्रबंधन की प्रक्रिया में आमतौर पर क्या शामिल होता है, ठीक है, कौन कौन से चरण होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग करना, निर्देशन करना, क्या होगा। इसके बाद से सेकंड ऑप्शन है हमारा जस्ट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, केवल योजना बनाना और आयोजन करना, ओनली कंट्रोलिंग, केवल नियंत्रण करना, या ओनली स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग, केवल स्टाफिंग करना या निर्देशन करना। तो सही आंसर आप सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम प्रबंध की बात करते हैं, गृह प्रबंध की बात करते हैं, तो उसमें ये सारे के सारे चरण आपके आते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं यानी कि संगठन बनाते हैं, फिर स्टाफिंग किसको कौन सा काम देना है ये करते हैं, फिर उनको डायरेक्ट करते हैं यानी कि डायरेक्टिंग निर्देशन देते हैं, और लास्ट में फिर हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और लास्ट में सबसे ज्यादा लास्ट जो होता है, यानी कि अगर 4 स्टेप की बात की जाए, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड लास्ट इज इवेल्युएशन, ठीक है। ये सारे आपके चरण हैं किसके, गृह प्रबंध के। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन अब हम देखते हैं, बस दो ही क्वेश्चन आपके बचे हैं। व्हाट डज स्मार्ट, SMART स्टैंड फॉर इन गोल सेटिंग, यानी कि लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट जो होता है इसका क्या अर्थ होता है। देखिए ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, स्मार्ट का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, स्ट्रेटेजिक, मोटिवेशनल, एक्शनेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड, सस्टेनेबल, मैनेजेबल, एडेप्टेबल, रेशनल, टाइम बाउंड। अब देखिए स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा तो आपको इंग्लिश में ही बताना होगा, हिंदी में आप इसका आंसर नहीं दे सकते। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि स्पेसिफिक है, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि व्हाट डज स्मार्ट स्टैंड, यानी कि लक्ष्य निर्धारण में, ठीक है, लक्ष्य निर्धारण में स्मार्ट का क्या अर्थ होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कि स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। ये होते हैं लक्ष्य। ऐसा नहीं है कि ऐसा लक्ष्य बना है कि सालों साल हम पूरा ही करते जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक ही नहीं है, जनरल कोई भी लक्ष्य चल रहे हैं, कुछ मेजरमेंट्स ही नहीं है उसके कि कुछ भी कहीं से भी कुछ भी उठा दिए हैं। अचीवेबल होना चाहिए, गोल सबसे बड़ी चीज है, गोल ऐसा होना चाहिए जिसे हम अचीव कर सके, और रिलेवेंट होना चाहिए, जो भी चीज हम कर रहे हैं, जैसे हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको JRF क्वालिफाई करना होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको TGT या PGT का एग्जाम देना होगा। तो आपको खुद पता है कि TGT और PGT के सिलेबस में डिफरेंस है, UGC नेट JRF के सिलेबस में डिफरेंस है। तो आपका जो लक्ष्य है आप क्या करेंगे, आप उस लक्ष्य की तरह काम करेंगे। अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, JRF की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हैं, तो आप GS के और पेपर 1 के क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे उसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, और साथ ही साथ पेपर 2 के भी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ होम साइंस पढ़ते जा रहे हैं
आपका गोल आपसे अचीव ही नहीं होगा और रिलेवेंट भी नहीं होगा, ठीक है? और एक टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इसीलिए ये सारी की सारी चीज़ें गोल निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद मैं और सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेते आऊँगी। बस रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है? 8 तारीख से मैंने एक बैच स्टार्ट करने का भी सोचा है, तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी होगी, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल कोई नंबर डिस्क्लोज नहीं किया है मैंने, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आप मुझे अगर कोई भी डिटेल पूछेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि क्लासेस क्या है, कैसी हैं, किस तरह की हैं, कब चलेंगी। फिलहाल के लिए सारी क्लासेस जो हैं वो हमारी लाइव ही चलेंगी यूट्यूब पे, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल फॉर रूरल पीपल, यानी कि ग्रामीण लोगों के लिए सबसे प्रभावी संचार चैनल कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर टेलीविजन। तो ग्रामीणों के पास आपको पता है कि रेडियो रेडियो बहुत पुराने जमाने से है। अखबार भी कहीं कहीं पे ही पॉसिबल हो पाता है पहुंचना। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पारस्परिक संचार करना, ये भी थोड़ा सा वो है कम्युनिकेटिव, मतलब कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है उनके लिए। टेलीविजन, ठीक है, क्या टेलीविजन सही आंसर हो सकता है? तो चलिए आप लोगों के डाउट को क्लियर करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि पारस्परिक संचार, ठीक है? कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर उनके पास टेलीविज़न नहीं होगा, रेडियो नहीं होगा, तो भी वो काम चला लेंगे, बात कर लेंगे, और अगर उनके पास न्यूज़पेपर भी नहीं होगा, तो भी उनका काम चलेगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा नहीं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि लोग आपस में बात करते हैं, पारस्परिक संचार करते हैं। ठीक है? तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके 20 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जो कि आपके पाँचों सेगमेंट को कवर करते हैं, और ये आपके प्रीवियस ईयर के अलग-अलग डिफरेंट एग्जाम्स में सारे पूछे हुए हैं। मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है कि कौन-सा क्वेश्चन कब किस एग्जाम में पूछा है, लेकिन आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं मेंशन कर दूँ। तो आज के लिए दैट्स इनफ। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है? ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसे ही फिर अच्छे-अच्छे वीडियोज़ बनाती रहूँगी, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे, साथ में हम तैयारी करेंगे, मैं भी तैयारी करूँगी, आप भी करोगे, ठीक है? तो आई होप कि क्लास अच्छी लगेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी क्लास में। थैंक यू सो मच।